नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कैसे हैं आप लोग? दिन भर आपने कई तरह की खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, जानी होंगी, इसलिए अब आपको वो खबरें बताते हैं जिनका वास्ता हम सब से है। बराक ओबामा को जब 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला तो 90 साल के इतिहास में ओबामा अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें पद पर रहते हुए नोबेल पुरस्कार मिला। ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। पुरस्कार लेने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग को अपना आदर्श बताया, लेकिन ये भी कहा कि एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते वो सिर्फ गांधी और लूथर किंग के रास्ते पर नहीं चल सकते। ओबामा ने कहा कि ना चाहते हुए भी युद्ध कभी कभी जरूरी हो जाता है। ओबामा ने जो कहा वो मौजूदा वक्त में भी क्यों मौजू है, इस रिपोर्ट में देखिए, क्योंकि ये दहशतगर्द मुल्क चीन और पाकिस्तान की नापाक साजिशों का चरम है। इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से, देखिए ग्राफिक्स मेरे सामने हैं, ठीक उसी तरह पाकिस्तान का एटमी ठिकाना है। पाकिस्तान के खुशाब शहर में पाकिस्तान ने 4 एटमी रिएक्टर एक्टिव किए हैं। वैसे तो पाकिस्तान के ठिकाने लंबे वक्त से मौजूद हैं, लेकिन अब इसे लेकर बेहद खौफनाक जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खुशाब में छोटे और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जिसमें चीन पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है। पाकिस्तान के पास पहले से ही 150 से ज्यादा एटमी हथियार हैं। ऐसे में सवाल यह कि छोटे और टैक्टिकल एटम बम बनाने के पीछे क्या मकसद है? क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने वाले हैं? यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। You never know. We could be into an accidental war. और जो न्यूक्लियर जंग है, ये नहीं कि यहाँ भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएगा। हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। चीन की संगत का असर या फिर पाकिस्तान की संपूर्ण तबाही का डर, वजह जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि जिनपिंग की यारी और पाकिस्तान की मक्कारी का नतीजा बेहद खौफनाक हो सकता है। जमीन से आसमान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर, ऐसी तबाही जिससे मौजूदा ही नहीं आने वाली कई नस्लें भी बर्बाद हो जाती हैं। ये होता है न्यूक्लियर बम, ऐसी होती है एटमी जंग से तबाही। चीन और पाकिस्तान क्या यही चाहते हैं? क्योंकि उत्तर वाले इन दो पड़ोसियों ने अब एक बेहद खतरनाक साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर ली है। पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जिसमें चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के चश्मा, खुशाम और कराची में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाने में भी चीन मदद कर रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स छोटे परमाणु बम होते हैं, जिन्हें छोटे इलाके में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बमों से किसी भी शहर या मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जा सकता है। इमरान के सगे शेख चिल्ली की जुबान से अक्सर आप पाव पाव वाले बम की बातें सुनते हैं, जिन्हें मजाक में उड़ा दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान के पास इस तरह के छोटे परमाणु बम पहले से ही हैं, जिनसे बड़ी तबाही को अंजाम दिया जा सकता है। इसीलिए आप पहली बार देखेंगे पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना कहां है, पाकिस्तान के एटम बम कहां बनते हैं। इससे भी अहम सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई पाव पाव के बम हैं। इन सवालों का जवाब इस्लामाबाद से करीब 200 किलोमीटर के फासले पर खुशाब शहर में मिलता है। खुशाब शहर कहने को तो पाकिस्तान के सरगोदा जिले का एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसी शहर में पाकिस्तान के नाकाम हुक्मरानों की खौफनाक साजिश
परवान चढ़ रही है। चीन की मदद से पाकिस्तान खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जहां 4 न्यूक्लियर रिएक्टर बनकर तैयार हो चुके हैं। पाकिस्तान के पाप का ये वही ठिकाना है जहां पाव के बम तैयार होते हैं। आसमानी कैमरे से ली गई ये खुशाब एटमी सेंटर की तस्वीरें हैं। ये पाकिस्तान का पहला परमाणु रिएक्टर है जिसे पाकिस्तान ने 1977 में बनाना शुरू किया था। 1987 के बाद से यहां परमाणु हथियार बनाए जाने लगे। इससे चंद मीटर के फासले पर 2010 तक पाकिस्तान खुशाब 2 और खुशाब 3 के नाम से 2 और एटमी ठिकाने तैयार कर चुका था। इसके ठीक सामने पाकिस्तान का चौथा परमाणु रिएक्टर खुशाब 4 भी तैयार हो चुका है। खुशाब 1, खुशाब 2, खुशाब 3 पाकिस्तान के ये चारों एटमी ठिकाने चीन की मदद से तैयार किए गए हैं। द इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के मुताबिक इन्हीं रिएक्टर में अब छोटे परमाणु हथियार तैयार किए जा रहे हैं। हमारे देश और पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम करीब 15 किलो टन का है। ऐसा ही एक बम अमेरिका ने हिरोशिमा में गिराया था, जिसका असर बरसों तक रहा। अगर किसी युद्ध में दोनों तरफ से मिलाकर 100 बम इस्तेमाल कर दिए जाएं, तो कम से कम 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे। क्या पाकिस्तान इतनी बड़ी गुस्ताखी कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। इमरान खान या बाजवा की मेज पर कोई एटमी बटन नहीं है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पहले पूरी नीति बनानी पड़ती है। यूं ही कोई एटम बम नहीं दाग सकता, लेकिन छोटे टैक्टिकल एटमी हथियारों के इस्तेमाल से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान के तानाशाह जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक जमाने में यह कहा था कि पाकिस्तान भले ही घास खाए, लेकिन वो बम जरूर बनाएगा। हालात ऐसे ही हैं। पाकिस्तान घास खाने को मजबूर हो गया है, लेकिन उसे बमों से गुरेज नहीं है। हालत यह है कि पाकिस्तान हर हाल में बम हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान के लिए एटम बम की क्या कीमत है, आइए ये जानते हैं। तारीख 28 मई 1998, वक्त 3:16, जगह चगाई बलूचिस्तान। यही तारीख थी जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चगाई की पहाड़ियों में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। एटमी धमाके से पूरा पहाड़ थर्रा उठा था, जिसके बाद पाकिस्तान में जमकर जश्न मनाया गया। भूखे पाकिस्तानियों के लिए परमाणु बम बनाने वाला एयू खान किसी रहनुमा से कम नहीं था। ये बात और है कि मुशर्रफ ने ही बाद में एयू खान को जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाने वाले एयू खान को कराची की सड़क किनारे भूख से बिलखते देखा गया। जो पाकिस्तानी कभी पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम देने वाले एयू खान के लिए जान देने के लिए तैयार थे, अब उनके लिए एयू खान की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उन्होंने चीन को अपना सौतेला पिता बना लिया है। जिनपिंग के शागिर्दों में इस्लामाबाद के नाकारों को बम से लेकर बारूद तक मयस्सर हो रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और चीन मिलकर छोटे और टैक्टिकल परमाणु बम बना रहे हैं, उसे किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन चंद सवालों का जवाब जानना जरूरी है। मसलन, क्या छोटे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं? क्या 250 ग्राम के एटम बम मुमकिन है? परमाणु बम कितना छोटा हो सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए परमाणु बम की तकनीक को थोड़ा समझना होगा। एटॉमिक आर्काइव पोर्टल के मुताबिक न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर की मदद से करीब 5 किलो प्लूटोनियम 239 या फिर 15 किलोग्राम यूरेनियम 235 की जरूरत होती है, जिसे क्रिटिकल मास यानी जरूरी पदार्थ भी कहा जाता है। इससे कम क्रिटिकल मास होने पर धमाका हो सकता है, लेकिन ये घातक नहीं होगा।
इस हिसाब से देखा जाए तो 10 से 15 किलो से हल्का परमाणु बम नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तानी किलो तो छोड़िए 100-200 ग्राम वाले बम होने का फिजूल दावा करते हैं। लेकिन चीन की संगत में किसी भी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। 1995 में अमेरिका के पीटर्सबर्ग शहर में एक दिलचस्प वाकया हुआ था, जिसे मैकार्थर व्हीलर केस के नाम से जाना जाता है। हुआ यूं कि 44 साल के एक शख्स मैकार्थर व्हीलर ने कहीं पर लेमन जूस की खासियत के बारे में पढ़ा, जिसके बाद उसे लगा कि नींबू का रस एक तरह से अदृश्य स्याही की तरह काम करता है। व्हीलर का मानना था कि चेहरे पर लेमन जूस लगाने के बाद उसे कोई नहीं देख पाएगा, उसका चेहरा किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं आएगा। उसने ऐसा ही किया और बिना नकाब लगाए 2 बैंकों में डकैती डाल दी। चंद घंटे बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो वो हैरान था कि आखिर लेमन जूस लगाने के बाद भी उसका चेहरा फुटेज में आया कैसे। चीन और पाकिस्तान के हुक्मरान भी इसी तरह के मूर्ख हैं, जो चेहरे पर फरेब का फेस पैक लगाकर ये सोचते हैं कि उनकी करतूतों का पता किसी को नहीं चलेगा। लेकिन दुनिया पाकिस्तान ही नहीं, चीन की हर साजिश से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए, अंदाजा हो जाएगा कि एलएसी पर अक्टूबर में चीन कौन सी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है। JF-17 फाइटर प्लेन, जिसे बेहतरीन और मारक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है, चीन का यही फाइटर प्लेन अब चीन पाकिस्तान के साथ खूनी साजिश का नया हथियार बनने वाला है। पाकिस्तान को 4 घातक जंगी जहाज देने के बाद चीन सरहद पार के पड़ोसी को एक और जंगी हथियार देने वाला है। चीन पाकिस्तान को 40 JF-17 फाइटर प्लेन देगा। नवंबर तक चीन इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी करेगा। पाकिस्तान के पास पहले से ही चीन के दिए JF-17 फाइटर प्लेन मौजूद हैं। पाकिस्तान कई साल से चीन से खैरात में मिले इन विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल यह है कि चीन अब पाकिस्तान को ये विमान क्यों दे रहा है? इस सवाल का जवाब करीब महीने भर पहले की ये तस्वीरें हैं, जब 25 जुलाई को पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ मुजाहिद अनवर खान ने हमारी सरहद के करीब स्कर्दू एयरबेस का दौरा किया था। इससे चंद दिन पहले पाकिस्तान ने स्कर्दू में चीन से मिले JF-17 लड़ाकू विमानों की तैनाती की थी। इसके कुछ दिन बाद चीन के फाइटर प्लेन भी स्कर्दू पहुंचे थे। पिछले कई हफ्तों से चीन एलएसी के पास अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहा है। चीन की फौज अपने सारे साजो सामान के साथ 40,000 जवानों के साथ एलएसी पर तैनात है। पेंगोंग झील से चीनी सेना पीछे हटने को तैयार भी नहीं है। ऐसे में अब चीन की मंशा को लेकर, उसकी नीयत को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। समझाने, मनाने और बात करने के बावजूद भी चीन ने पेंगोंग लेक के किनारों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन ने एक और गलवान की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो इंटेलिजेंस के पास इस बात के पुख्ता इनपुट है कि चीन अक्टूबर महीने में एक बार फिर भारत के खिलाफ किसी साजिश को अंजाम दे सकता है। मौजूदा वक्त में बर्फ पिघलने से गलवान में पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। चीन समय का इंतजार कर रहा है जब अक्टूबर में एलएसी पर पानी का जल स्तर कम होगा। अक्टूबर के बाद एलएसी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। गलवान समेत पेंगोंग लेक में तापमान 0 से नीचे पहुंच जाता है। इसीलिए चीन उस मौके का इंतजार कर रहा है जब नदी नालों में पानी कम हो और ड्रैगन की नस्लें आसानी से घुसपैठ कर सकें। सवाल यह है कि क्या चीन वाकई अक्टूबर में किसी साजिश को अंजाम दे सकता है? माओ की संतानों की जिस तरह की साजिशें हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। अगर ऐसा होता तो चीनी सेना अपने पुराने ठिकाने पर वापस जा चुकी होती। अगर ऐसा होता तो हमारी सेना अपने पूरे साजो सामान के साथ अभी भी एलएसी पर डटी नहीं होती।
5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। चीनियों के साथ कई मीटिंग 14-14 घंटे तक चली। शुरुआत में गलवान से चीनी अपने पाप की बारात वापस ले गए, लेकिन पहले फेज के बाद चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। पहले फेज में गलवान से चीन और हमारे सैनिक पीछे हटे थे, लेकिन पेंगोंग लेक के फिंगर 5 में चीनियों की साजिश के तंबू अब तक मौजूद हैं। यानी चीन की टाल मटोल का मकसद बर्फबारी तक इंतजार करना है। और इस दौरान एलएसी पर अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है चीन। इसका सबसे नया सबूत भी सामने आ चुका है। एलएसी के आसपास चीन ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू कर दिया है। चीन एलएसी पर फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा रहा है। पेंगोंग झील के पास चीन अपने सैनिकों के लिए नए बैरक भी बना रहा है। ये वही इलाका है जहां मई में सबसे पहले झड़प हुई थी और यहीं से बात गलवान तक पहुंची थी। लेकिन अब पेंगोंग के साथ ही एलएसी के आसपास चीन जिस तरह से तैयारियां कर रहा है, उससे ये तय है कि चीन बीजिंग पर बारूद बरसने से कम पर मानने वाला नहीं है। यही वजह है कि एक हफ्ते के दौरान सीडीएस बिपिन रावत से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक को चीन को फाइनल वार्निंग देनी पड़ी। अक्टूबर आने में अभी 1.5 महीने का वक्त है, लेकिन चीन की हर गुस्ताखी का जवाब देने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या ऐसे हालात में माओ की संतानें कोई हिमाकत कर सकती हैं, या फिर उससे पहले ही शंघाई की मीनारों को नेस्तनाबूद होना तय है? अमेरिका ने कुछ ऐसा ही फाइनल फैसला कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज इसकी तारीख भी बता दी। ट्रंप ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा दावा किया जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। Voted for the NAFTA disaster, the single worst trade deal ever enacted. ट्रंप को डर है कि वो हारे तो चीन अमेरिका पर कब्जा कर लेगा। वो चुनाव में जीते तभी चीन की साजिशों का खात्मा होगा। चीनी रॉकेट फोर्स ने 2 मिसाइलें दागी। टारगेट अमेरिकी फाइटर जेट थे। वही फाइटर जेट जिन्होंने चीन में घुसपैठ की थी, लेकिन चीन की मिसाइलें टारगेट तक पहुंचने से पहले ही खाक हो गईं। इसके बाद अमेरिका ने भी चीन को उसकी औकात बताने में देर नहीं की। बीजिंग में अमेरिका के अटैकिंग मोड में आने की खबर पहुंची तो जिनपिंग के जनरलों का हलक सूख गया। खौफ इस कदर था कि बीजिंग के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका पर युद्ध के आगाज का आरोप तक लगा दिया। अमेरिका का विध्वंसक यूएसएस मस्टन गुरुवार को सीशा आइलैंड में घुस आया। पीएलए की साउथ थिएटर कमांड जहां वॉर रिहर्सल कर रही है, अमेरिका के युद्धपोत को चीन की वायुसेना नौसेना ट्रैक कर रही है। चीन के इस खौफ से साफ है कि समंदर में ड्रैगन नेवी की वॉर रिहर्सल में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की धमाकेदार एंट्री ने युद्ध का सायरन बजा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड ने तो यहां तक कह दिया था कि नवंबर से पहले अमेरिकी बारूद से चीन का धुआं होना तय है। चीन जानता है कि अमेरिका से मुकाबला उसके बस की बात नहीं है। वहीं अमेरिका को भी पता है कि नवंबर से पहले अगर चीन पर चाबुक नहीं चलाया गया तो व्हाइट हाउस से ट्रंप की रुखसती तय है। वैसे जो भी हो, लेकिन चीन की नाक में नकेल कसना जरूरी है, वरना जिस तरह से ड्रैगन की नस्लों का जबड़ा फैल रहा है, उससे दुनिया के कई छोटे देश तारीख के पन्नों में ही मिलेंगे। जिस तरह का मौजूदा माहौल है,
उससे यूं लगता है मानो दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। जरा सी चिंगारी भी मानवता के लिए सबसे बड़ी त्रासदी का सबब बन सकती है, लेकिन हम अक्सर चीजों को जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे क्या, जो होना होगा देखा जाएगा। मसलन देश भर के टीवी चैनलों पर इन दिनों आपको रिया चक्रवर्ती दिखाई जाती है। सुबह से शाम तक रिया रिया और रिया। जिस रिया को महीने भर पहले तक कोई नहीं जानता था, उसे अब बच्चा बच्चा जानता है। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि जिस सुशांत के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, उसे हाशिए पर रख दिया गया है। चैनलों पर सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही हर तरफ दिखाई देती है। सुशांत की मौत का सच सामने आना ही चाहिए। सीबीआई सामने लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है, लेकिन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से पहले ही कई लोगों में खुद जज बनकर फैसला सुनाने की होड़ लगी हुई है। काश देश की किसी और आम गरीब बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ऐसी ही होड़ होती। परवाह देश की में इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।